आज 3 नवंबर 2020 को है अमेरिका में जनरल इलेक्शन। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड टर्म के लिए दोबारा चुनावी मैदान में हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं उसके अपोजिट में उन्हें चैलेंजर जो उन्हें चैलेंज कर रहे हैं वो हैं डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन। भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है उससे हम सभी वाकिफ हैं। हम जानते हैं यहाँ पे कि प्रोसेस क्या है प्रधानमंत्री के चयन के लिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग भी है, लेकिन एक विशेष कारण की वजह से। आइए इसे साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं कौशिक कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। और आज का महत्वपूर्ण विषय है अमेरिका के चुनाव पद्धति। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का बेसिक क्वालिफिकेशन है कि कैंडिडेट की उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा हो, वह अमेरिका में पैदा हुआ हो, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो, या 14 साल से ज़्यादा वो अमेरिका का निवासी हो। यही 3 बेसिक क्राइटेरिया हैं। फिर उसके बाद एक लॉन्ग प्रोसेस है कि आप फॉर्म फिलअप करें, कैंपेन स्टार्ट करें, फंड रेज करें, डिबेट हासिल करें, क्लियर मैसेज दें आप सोसाइटी में, लोगों को अपना बिलीवर बनाएं, मैनिफेस्टो लॉन्च करें। जैसा हमारे देश में है कि जब हम संसदीय चुनाव में वोट देने जाते हैं तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं, एमपी का चुनाव करते हैं, और वो एमपी जाकर अपने दल का नेता चुनता है जो प्रधानमंत्री हमारे देश का लीडर होता है। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही है। जब अमेरिकन वोटर वोट देने जाते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कंसिडर करते हैं, उन्हें वोट देते हैं, पर टेक्निकली वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अमेरिका में टोटल 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। इलेक्टोरल कॉलेज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर राज्य से 2 सीनेटर्स, टोटल 100 सीनेटर्स, 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसे वोटर ने चूज किया है, और 3 फ्रॉम डीसी, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी एक स्टेट नहीं है, लेकिन उसे विशेषाधिकार दिया गया है 3 वोट का, और ये सभी मिलाकर होते हैं 538 इलेक्टोरल वोट। और जो भी कैंडिडेट 270 या 270 से ज़्यादा लेकर आता है वही राष्ट्रपति बनता है। जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग राज्यों में सांसदों की संख्या अलग अलग है, जैसे यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है और वहाँ पर 80 की संख्या में सांसद हैं, वहीं राजस्थान में 25 हैं और गोवा जैसे जगह में 2 हैं। तो ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर कि उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। उसी प्रकार अमेरिका में भी जनसंख्या के आधार पर इलेक्टर्स की संख्या दी गई है। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। सबसे पहले सारे स्टेट्स को 3 वोट्स दिए गए, उसके बाद पॉपुलेशन के आधार पर इलेक्टर्स की संख्या बढ़ती चली गई। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा इलेक्टर्स हैं 55, वहीं डकोटा, वायोमिंग, अलास्का जैसे स्टेट्स में सिर्फ 3 इलेक्टर्स हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क जैसे बड़े स्टेट्स का जीतना बहुत जरूरी है किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। वहीं यदि हम राजनीतिक तौर पर अमेरिका के राज्यों को देखें तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जो हमेशा से एक खास पार्टी को ही वोट देते आए हैं। 1980 के दशक में मीडिया ने ऐसे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कलर का इस्तेमाल किया, रेड एंड ब्लू। रेड स्टेट्स जो रिपब्लिकन्स को वोट देते हैं, ब्लू स्टेट्स जो डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो हमेशा चेंज करते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, उनका झुकाव जो है बार बार स्विंग होता रहता है और ऐसे कहे जाते हैं स्विंग स्टेट। फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, मिनेसोटा ऐसे जो स्टेट्स हैं उन्हें स्विंग स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। और ऐसे स्टेट्स जो हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो अभी तक हमने अमेरिकन चुनाव के बाहरी सरफेस लेवल तक बात किया। तो मुख्यतः अमेरिकन चुनाव को 5 भागों में बांटा जा सकता है, और उसका पहला पार्ट है प्राइमरी और कॉकसस। पार्टी के अंदर पार्टी मेंबर्स द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार को घोषित करना। वैसा ही जैसा हमारे यहाँ होता है कि नेशनल पार्टी जो है वो पार्टी के अंदर से एक कैंडिडेट को खड़ा करती है और प्रोजेक्ट करती है कि यही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होंगे। लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक वे, एक वोटिंग सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के पास ऑलरेडी एक नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान राष्ट्रपति के तौर पे हैं, और माइक पेंस जो उपराष्ट्रपति के तौर पे हैं। ये जो प्राइमरी या कॉकसस की प्रक्रिया हुई और एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करने की प्रक्रिया है वो डेमोक्रेट्स पार्टी में हुई। शुरुआत में एलिजाबेथ वारन, कमला हैरिस, जो बाइडेन, बर्नी सैंडर्स, तुलसी गबार्ड जैसे दिग्गज नेता उभर कर सामने आए। उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पर डेमोक्रेट पार्टी में खड़ा किया। अब उसमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका चुनाव करने की प्रक्रिया है प्राइमरी एंड कॉकसस। प्राइमरी जो है वो एक सिंपल डेमोक्रेटिक वे ऑफ वोटिंग सिस्टम है कि पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं वो वोट देते हैं और वो चूज करके बताते हैं कि ये हमारा नेता होना चाहिए। वहीं कॉकसस जो है ये बहुत पुरानी विधि है, जिसमें डेलीगेट्स जो है एक हॉल में जमा होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं और फिर एक नाम लेकर सामने आते हैं। तो इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव होता है। 34 राज्यों में प्राइमरी सिस्टम है और 16 राज्यों में कॉकसस सिस्टम है। फिर ये सवाल आता है कि ये डेलीगेट्स कौन हैं जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन करते हैं।
उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया है कि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का वोटर होना चाहिए और उसी स्टेट और उसी डिस्ट्रिक्ट का निवासी भी होना चाहिए। वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी में 3,979 डेलीगेट्स हैं और 771 सुपर डेलीगेट्स हैं। और पहले बैलेट में, पहले चुनाव में यदि कोई कैंडिडेट 1991 डेलीगेट्स का मत लेकर आ जाता है तो सक्सेसफुल हो जाता है अपने आप को प्रोजेक्ट करने के तौर पे। और इस बार कमला हैरिस, जो बाइडेन एंड बर्नी सैंडर्स के बीच में काफ़ी टक्कर रही, लेकिन जो बाइडेन 1991 वोट से ज़्यादा लाकर अपने आप को मेन कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट किया। फिर यहाँ पे सवाल ये है कि यदि 3 या 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं और 3,979 जो वोट हैं वो यदि बट गए, कोई भी कैंडिडेट 1991 तक नहीं पहुँच पाएगा, तब यहाँ पर काम आते हैं सुपर डेलीगेट्स। सुपर डेलीगेट्स जो हैं वो पार्टी के पुराने मेंबर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आखिर उनमें अच्छा कौन है। वो नेगोशिएशन का काम करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और तब जाकर एक कैंडिडेट को लेकर सामने आते हैं और उसे सेकंड बैलेट कहा जाता है। चुनावी प्रक्रिया के पहले भाग प्राइमरी एंड कॉकस के द्वारा जब फाइनल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का चुनाव हो जाता है तो उसे फॉर्मली अनाउंस किया जाता है और वो है सेकेंड स्टेप, नेशनल कन्वेंशंस। दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन्स, अपने अपने कन्वेंशंस में, डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, आरएनसी एंड डीएनसी में अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा करते हैं एक फॉर्मल वे में। नेशनल कन्वेंशन में ही राष्ट्रपति जो है वो अपने उपराष्ट्रपति, होने वाले उपराष्ट्रपति का भी नाम घोषित करता है, जैसे जो बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम घोषित किया, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ माइक पेंस हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम फॉर्मली अनाउंस होने के बाद शुरू होता है इलेक्शन कैंपेन, असली घमासान। इलेक्शन कैंपेन में दोनों उम्मीदवार पूरे अमेरिका का चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, लोगों को अपनी बात कहते हैं, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, रैलियों के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू एंड फॉर्मल डिबेट के थ्रू। राष्ट्रपति से डिबेट करता है, उपराष्ट्रपति से डिबेट करता है और किस तरह से वो देश के विकास में, देश को आगे ले जाएंगे, किस दिशा में ले जाएंगे, वो वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और इसमें चौथा पार्ट है अति महत्वपूर्ण, आज का डेट, जनरल इलेक्शन, जिसे पॉपुलर वोट भी कहते हैं। जैसे हमारे देश में है कि हर एक जगह के लिए एक पर्टिकुलर डेट निर्धारित की जाती है, वहीं अमेरिका में पूरे अमेरिका के लिए एक ही डेट निर्धारित की जाती है जनरल इलेक्शन के लिए। मैं आपको बता दूं कि जनरल इलेक्शन का जो डेट है वही एक प्रक्रिया नहीं है वोट देने का, वही एक तिथि नहीं है। उम्मीदवारों का फॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद अमेरिकन सिटीजन कभी भी किसी भी मोड में वोट दे सकते हैं, वाया इंटरनेट, मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू वोट दिया जाता है। अब तक 92 मिलियन लोग ऑलरेडी वोट दे चुके हैं। अमेरिका में जो वोटर हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ध्यान रखते हुए वोट देते हैं, बट इन रियलिटी वो डायरेक्टली वोट नहीं देते। वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन करते हैं, चुने हुए लोगों का समूह, 438 चुने हुए लोग, 435 फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड 3 फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वहाँ से 100 सीनेटर्स के साथ कांग्रेस में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारतीय के तौर पे यदि हम इलेक्शन पद्धति के 5 में से 4 प्रोसेस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिलियर पाते हैं। प्राइमरी एंड कॉकस, उम्मीदवार का चुनना, हमारे यहाँ भी होता है। नेशनल कन्वेंशंस, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है, वो भी हमारे यहाँ होता है। कैंपेन हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन होते हैं, टीवी डिबेट्स होते हैं, रैलियाँ होती हैं एंड पॉपुलर वोट, जनरल इलेक्शन, ये प्रक्रिया हमारे यहाँ भी है। लेकिन अमेरिका के चुनाव पद्धति में जो सबसे क्रूशियल है वो है इलेक्टोरल कॉलेज। भारतीय चुनावी प्रक्रिया में ऐसा है कि जितने भी एमपी हैं वो चुनकर पार्लियामेंट में जाते हैं और ईच एंड एवरी एमपी जो है एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक राज्य को नहीं, और वहाँ पर अपना एक बहुमत साबित करते हैं, अपना एक नेता चुनते हैं और सत्ता पे काबिज होते हैं। लेकिन अमेरिका में यदि किसी स्टेट में 50 डिस्ट्रिक्ट हैं और उस यदि 50 डिस्ट्रिक्ट में 26 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यदि रिपब्लिकन पार्टी के हैं और 24 डेमोक्रेट पार्टी के हैं तो वहाँ पर जीत रिपब्लिकन्स की मानी जाएगी और वोट काउंट 26 नहीं होगा, 50 होगा। सो विनर टेक्स ऑल। चलिए फिर से समझाता हूँ। यदि किसी राज्य में 50 डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में रिपब्लिकन्स पार्टी को 49 डिस्ट्रिक्ट वो जीतता है रिपब्लिकन पार्टी और एक डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेट पार्टी जीतता है, तो भी विनर जो है, विनर के वोट काउंट 50 हुए। और यदि रिपब्लिकन्स 26 जीतते हैं, डेमोक्रेट्स 24 जीतते हैं, फिर भी रिपब्लिकन्स जो हैं विनर हुए, उनका वोट काउंट 50 होगा। सो अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, स्टेट वाइज विनर होते हैं और इसी तरह से वोट काउंट स्टेट वाइज होता है, जो अमेरिकन चुनाव पद्धति को एक विशेष बनाता है,
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। जो अन्य देशों में लोकतांत्रिक पद्धति है, उस लोकतांत्रिक पद्धति पर एक लेयर और चढ़ाने के लिए, एक बेटर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देने के लिए अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन ने यह रूल लगाया था। यदि किसी स्टेट में कोई पार्टी संख्या में जीतती है तो सारे रिप्रेजेंटेटिव उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। 100 सीनेटर्स, 438 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, टोटल वोटों की संख्या 538। और इसी 538 में जो भी कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पार्टी का हो या रिपब्लिकन पार्टी का हो, जो भी कैंडिडेट 270 या उससे ज़्यादा वोट लेकर आता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। अमेरिका की जो कॉम्प्लिकेटेड चुनावी पद्धति है उसको मैंने अपने साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट मुझे बहुत इनकरेज करता है नए कंटेंट बनाने में, नए रिसर्च करने में, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक लाने में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे नए वीडियो की। चलिए नए विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।